पहले मैं देख रहा हूँ जनाब वेटेड एवरेज मेथड से किस चीज़ को जनाब परपेचुअल को, ठीक है। मैं इस हिसाब से चल रहा हूँ। अच्छा लेकिन आप लोगों ने ना ये स्टॉक कार्ड बनाया होगा बचपन में कई दफ़ा, ठीक है जी। अच्छा मैं आपको फॉर्मेट का कैदी नहीं बनाऊँ, यानी आप किसी भी फॉर्मेट बना सकते हो। अच्छा मैं क्या करता हूँ जनाब, मैं चूंकि चीज़ों को थोड़ा सा आसान रखना चाहता हूँ, हल्का रखना चाहता हूँ। अगर ये सर मैं फॉर्मेट इस तरह बनाऊंगा, आप चाहो तो इससे डिफरेंट फॉर्मेट बना सकते हो। जी 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 मैं देख रहा हूँ। आजा सर डेट मेरे पास, सर पर्टिकुलर्स मेरे पास, सर ट्रांजैक्शंस में क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है जी। और फिर मेरे पास सर बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। भाई आपकी मर्जी, आप इसमें तीन तीन चार चार कॉलम बना लो, आप चाहो तो एक ही कॉलम बना लो। मैं इन सबको यहाँ पर लिखूंगा जनाब ट्रांजैक्शंस, और मैं यहाँ रखूंगा क्या चीज़, बैलेंस, ठीक है जी। बोर्ड में लिखिएगा दोस्तों। जब हमने साल शुरू किया हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए थे, 400। हमें ट्रेडिंग कंपनी का काम कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का? हमने अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डिस्कस ही नहीं किया। अभी तक हम सब क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कंपनी का। ट्रेडिंग कंपनी का रॉ मटेरियल को देख रहे हैं, फिनिश गुड्स को। ट्रेडिंग कंपनी में रॉ मटेरियल होता ही नहीं है मनुष्यों, ये है फिनिश गुड्स, ठीक है जी। अब बताइए मेरे पास 1 जून को ओपनिंग बैलेंस मौजूद है कितने का, बैलेंस कितने का जी, 400 यूनिट्स किस रेट के, सर 80 रुपए के रेट के। और मेरे पास ये बन गया कितना, 32,000, डन है। अच्छा जी फिर पहली ट्रांजेक्शन सर मैंने परचेजेस की है 3 जनवरी को 1200 यूनिट्स की 88 रुपीज़ के रेट से। तो मैं 3 जून को परचेजेस में जाऊंगा सर, क्वांटिटी कितनी, 1200, रेट 88, मल्टीप्लाई करके दोगे बेटा 1,05,600, ठीक है जी। फिर मेरे पास सर ये होगा टोटल 400 पहले बड़े हुए थे, 1200 और आ गया तो 1600 यूनिट्स हो गए। अच्छा आपने यूनिट्स को यूनिट्स में ऐड कर देना और कॉस्ट को कॉस्ट में ऐड कर देना, 32,000 और 1,05,600 कितने, 1,37,000। अब मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास 400 पड़े हुए थे 80 वाले और 1200 आए 88 वाले, लेकिन मैं दोनों को तमीज नहीं रखना चाह रहा, मैं दोनों को मर्ज करना चाह रहा हूँ, मिक्स करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं दोनों को मिक्स करता हूँ तो 1600 यूनिट मुझे इफेक्टिवली 1,37,600 रुपए के पड़े। तो मुझे बताओ मेरा वेटेड एवरेज रेट क्या है, दिस डिवाइड बाय दिस कितना, 86। अब ये करने के बाद ना आप चाहे तो एक लाइन लगा लिया करें ताकि आप ट्रांजैक्शंस को डिवाइड कर सकें, और चाहे तो लाइन वाइन ना लगाएं, ऐसे चलें, कोई टेंशन नहीं, ठीक। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा कि हर डेट की ट्रांजैक्शन के बाद एक लाइन लगा लें। उसकी वजह ये कि थोड़े टाइम में मैं इसकी जनरल एंट्रीज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा जी फलां डेट के ऊपर जाएं वहाँ ट्रांजैक्शन, तो एक डेट में एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी हो सकते, तो आप लाइन लगा लें, ज़्यादा बेहतर, ठीक। अच्छा जी अब उसके बाद जी मेरे पास परचेज के बाद, ये परचेज रिकॉर्ड करने के बाद मुझे क्या नजर आ रहा है कि मेरे पास जितने भी यूनिट पड़े हैं कुछ 80 वाले थे, कुछ 88 वाले थे, और अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ऑन एवरेज एक यूनिट कितने का पड़ा है मुझे, 86 का, ठीक है। फिर मैंने 7 जून को सेल्स किए सर, कितने यूनिट, 700 की। अच्छा अगर यहाँ लिखा होता कि मैंने ये 105 के बेचे, ये मेरी सेलिंग प्राइस है, ये क्या है जनाब मेरी, ये अल्लाह के वास्ते किसी भी सूरत में जो है ना वो इस इन्वेंट्री कार्ड के अंदर, कॉस्ट कार्ड के अंदर डालने की कोशिश नहीं करना। यहाँ इन्वेंट्री आएगी भी कॉस्ट पे और जाएगी भी कॉस्ट, ठीक है जी। इधर सेल्स प्राइस का कोई लेना देना नहीं। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास 5 जून के बाद 7 जून है सर, 7 जून को 7 है, जैसे 3 के बाद 7 है सर, मेरे पास सेल है। सेल्स का मतलब सर इस वक्त आपकी इन्वेंट्री में 1600 यूनिट पड़े, 1600 यूनिट से चीज बाहर निकलनी, कितने यूनिट बाहर निकलना, 700 यूनिट। 700 किस रेट में निकलेंगे सर, जो रेट इस वक्त फैक्ट्री में एवरेज पड़ा हुआ है 86 का, क्या है सर कितना बेटा, 60,200 रुपए। ऐसा आप इसको भी नेगेटिव में रखो, आप इसको भी नेगेटिव में रखो। बताओ सर मेरे पास 900 यूनिट रह गए। अच्छा इसमें 900 कौन से वाले, नहीं इसमें ओपनिंग के कितने और नए कितने, सर ये हमने पता करना भी नहीं, वेटेड एवरेज में हम ये तमीज नहीं रखना चाहते, हम ये पंचायत पालना ही नहीं चाहते कि पुराने कितने और नए कितने, ठीक है जी। फिर 900 का रेट 86 ही रहेगा, सेल से रेट तब्दील नहीं होगा, ठीक है जी। सेल से रेट तब्दील नहीं होगा क्योंकि 86 का माल पड़ा है, 86 पे ही दे देंगे, तो जो बाकी बचा हुआ उसका रेट भी 86 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। कितना, 77,400, पक्का। ये होगी जी मेरी सेल्स की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड। फिर मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास के बाद फिर आ रहा है मेरे पास परचेज 13 जनवरी को 800 यूनिट का 94 के हिसाब से। अब बताओ जी मेरे पास ये 94 रुपीज का रेट नॉर्मल रेट से जो 86 है उससे ज्यादा है, तो ये ओवरऑल कॉस्ट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, कितना जी 600। अब बताइए जी मेरे पास टोटल 1700 यूनिट हो गए और मेरे पास 77 और 75 कितने, 152 600। अब रेट निकाल के दें 89 पॉइंट। अच्छा इस टेबल में 2 डेसिमल से आगे मत जाना, भले राउंडिंग ऑफ का 1 करोड़ का डिफरेंस आ जाए, ठीक है जी। इतनी लंबी कहानी पेपर में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये 2 डेसिमल पे मैं सेफली बता रहा हूँ, आप इवन 1 डेसिमल तक भी चलोगे तो आपका काम हो जाएगा, नंबर नहीं काटता है एग्जाम में, ठीक है। और अपना दिमाग खराब नहीं करना कि ये तो राउंडिंग ऑफ का चक्कर शुरू बाहर में गया। आपने ये जाके किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लगाने, अपनी कॉपी में छोड़ देने और उसमें आपको नंबर मिलने। वो जो नंबर देने वाला है वो कह रहा है हाथ जोड़ के कभी तू काम करके आ जा, छोड़ राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस। मैंने लोगों को देखा है 8-8 डेसिमल तक लेके जा रहे हो, ठीक है जी। हाँ उनको राउंडिंग ऑफ का मसला कुछ नहीं काटती है उनको। 13 जून के बाद सर 20 जून सेल्स में कितने दी हमने, कितने यूनिट सर 900। सर मेरे बच्चों मुझे एक बात बताएं, 900 यूनिट हमारे पास है, किस रेट पे जाएंगे सर, मेरे पास 89.76 करो क्या आ रहा है 807। अब बताएं सर मेरे पास ये 900 ही रहेगा, सॉरी 800 रह जाएगा। अब बताएं जी 89.76 ही रहना चाहिए, क्या रही
जो भी अभी, ठीक है। इसके बाद और सुनना दोस्त, मैंने इसकी क्लोजिंग जो करवानी है वो इंपॉर्टेंट है सर। 400 यूनिट मेरे पास पड़े हुए हैं, 400 यूनिट मैंने और बेचे, और ये मैंने बेचे किस तारीख को? 25 तारीख को। फिर से कितने की जी सर? मेरे पास फिर 89.76 क्या आ रहा है दोस्त? 35। अब रहेगा मेरे पास 400 यूनिट्स, कितना आ जाएगा? 35,906,904 जो, ठीक है ऐसा। अब सर मेरे पास क्या रह गया फिर? परचेज कितने की? 360 यूनिट्स की। मेरे बच्चों बोर्ड में देखना, मैंने आखिरी में चीज करानी है इसकी, वो इंपॉर्टेंट है। परचेज कितने की? 360 यूनिट्स की। किस रेट में जी? 104, 124 नहीं है, कितना जी? और ये हो जाएगा 760 440 पोटेंशियल। अब ये क्या आ रहा है जी? 73344 बस 96 पॉइंट। अब यार रुक जाओ। अब आपसे एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ, तो वो तो सीधी नजर आ रही है, ये रही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो ये रही। एग्जामिनर आपको कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बताओ, ये कैसे बताओ सर? ऊपर जो सेल्स और रिटर्न्स, सेल्स और रिटर्न्स, फिर रिपीट करो, सेल्स और सेल्स रिटर्न जो आ रहे हैं उनको नेट करके आपने बताना। अच्छा सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं इसके अंदर कोई, तो हम क्या पिक करें? सेल्स कौन कौन सी सर? 1, 2 और 3, आप इनको ऐड करके आ रहा है जी सर। मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 17,888। अच्छा जी, फिर सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद क्लोजिंग स्टॉक सर, ये मेरे पास 73,344 ऐसा है। ये बहुत ही बेसिक नन्ही मुन्नी टुच्ची सी एग्जांपल मैंने तुम्हें कराई है ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कैसे निकलनी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलनी है। हमने किस तरीके से लेके चले? वेटेड एवरेज से। ये कौन सा सिस्टम है? परपेचुअल सिस्टम है सर। हमने हर एक ट्रांजैक्शन के बाद देखा कि हमारा बैलेंस कितना बड़ा है, रेट कितना बड़ा है। ये बात समझ आती है सर? इसको जरा कॉपी कर लें तो मैं इसको फीफो से करवा देता हूं सर। और फिर हम डालते हैं इसके अंदर रिटर्न और बाकी मिर्च मसाले। मॉक के टॉपिक रिपीट कर दें। मैंने आपको बता दिया था कि मॉक हम कवर करेंगे लेबर, जॉब ऑर्डर की एंट्री दूंगी सर, सीवीपी यानी ब्रेक इवन, डिसीजन मेकिंग और स्टैंड कॉस्टिंग। चलो जी आगे बढ़े सर। चलो अब मुझे एक बात बताएं, मैं इसी सवाल को फीफो से करूं, ठीक है जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो बताओ मैं उसमें क्या करूंगा? सबसे पहले सर इसी तरह का मैं टेबल बनाऊंगा। अच्छा आप देखेंगे ना बहुत सारी किताबों में तो ये वाले कॉलम भी नहीं बनते, ये जो ट्रांजैक्शन के कॉलम है ना ये भी नहीं बनते, सिर्फ बैलेंस आ रहा होता है। मैंने देखा बहुत सारे सवाल सिर्फ बैलेंस आ रहा है, वेटेड एवरेज में, फीफो में नहीं। बैलेंस में क्या करते हैं? चीज ऐड की बैलेंस के अंदर ही, परचेजेस, सेल्स, ठीक है जी, वो बैलेंस के अंदर ही सब कुछ ऐड लेस कर रहे होते हैं। ये अलग से कॉलम नहीं बनाते। आप चाहो तो सिर्फ बैलेंस के कॉलम बना लो, कोई टेंशन नहीं, आपका एग्जामिनर भी यही करता है पास। लेकिन कहां पर सिर्फ वेटेड एवरेज, फीफो में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे बताएं फीफो के लिए मैं क्या करूं सर? ये इसी तरह डेट, फिर जी पर्टिकुलर्स है मेरे पास, फिर सर मेरे पास क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सर यहाँ भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सर ये मेरे पास ट्रांजैक्शन है और ये मेरे पास बैलेंस है। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, मेरे पास 1 जून बैलेंस पड़ा हुआ है कितने का सर? 400 यूनिट्स पड़े हुए, कितने वाले? 80 वाले, दैट इज 32,000 पक्का। अब देखें और क्या हो रहा है। फिर उसके बाद परचेज होंगे 1200 यूनिट, कितने वाले? 88 वाले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेजर से निकालेंगे या इस कॉलम से? इसी कॉलम से निकाल दो, ठीक है जी, यहीं से लेजर में जा रही है, यहीं से निकाल दो, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी मुझे बताया मेरे पास 3 जून परचेज हुई है, परचेज कितने की है? 1200 यूनिट्स की है, किस रेट की? 88 की। तो सर ये हो गया मेरे पास कितने? अब मैं करूंगा ये, मैं कहूंगा जी मेरे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना, गौर से सुनना, इसमें पुराने और नए की तमीज रखनी है। पुराने इतने, नए इतने, सीक्वेंस में चेंज कर देना, ठीक है? 80 वाले और 88 वाले, मैं इनको मर्ज नहीं करूंगा। क्यों? मैं ये चाहता हूं कि हर ब्लॉक जो खरीदा गया है वो सेपरेटली मेंटेन किया जाए, और जब हम उसको बेच रहे हो तो सबसे पहले पुराना ब्लॉक और फिर नया ब्लॉक। कितना जी? 80 के हिसाब से 32,000 पुराना यूनिट पड़ा हुआ, फिर 105,600 ऐसा। मेरे प्यारे बच्चों मैं एक से और आगे जा रहा हूँ। ये हो गया मेरे पास 3 जून का हिसाब किताब। फिर 3 जून के बाद सर मेरे पास 7 जून को फिर क्या है? सेल कितने की है? अब देखिए 700 में मेरे पास 2 ब्लॉक्स आ जाएंगे। पहले हम पुराना वाला ब्लॉक फारिग करेंगे 400 वाला, 400 वाले को बाद सर हमारे पास कितने? 400 यहाँ निकल गया, 300 इस ब्लॉक में से निकाले हम, कितने जी? 300 किस रेट से? सर ऊपर वाला 80 का रेट है ये पूरा फारिग, और नीचे वाले का 88, कितने हो गए जी? 32,000 और 36,000, 26,400 ऐसा। मेरे प्यारे बच्चों ये फारिग होने के बाद मेरे पास ऊपर वाला ब्लॉक तो पूरा फारिग हो गया, नीचे वाले ब्लॉक में कितने रह गए? 900 यूनिट्स, कितने? 88, कितना आ रहा है? 79,200 ऐसा। ये मेरे पास सारा हिसाब किताब बन गया पूरा है। इसको एक लाइन नीचे लिख दूं, क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क क्या पड़ेगा?
अच्छा लगेगा। अच्छा ऊपर ही रहने दे भाई, नीचे लिख देना से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 7 के बाद सर हमारे 13 जून को फिर परचेज है 800 यूनिट की 94 वाले 13 जून फिर परचेज कितनी 800 94 वाले कितने 3 जून को अब 800 नहीं होना चाहिए बेटा, 1200 में से 300 जाते हैं ना तो मैथ्स कहती है कि 900 बच जाता है। देख लो शायद आजकल अपडेट हो गई डेफिनेशन क्या है। अब प्यारे बच्चों मेरे पास 900 पुराने पड़े हुए 88 वाले और 800 मेरे पास नए आ गए कितने 94 वाले, ये 79 200 है और ये 75 200 पक्का। अच्छा इसके बाद सर मेरे पास 13 जून के बाद 20 जून को फिर क्या हुआ सेल हुई है। अब जो 900 यूनिट 20 जून को बिके वो कौन से बिके होंगे, सिर्फ पहले वाले बस। कितने जी 900 अमाउंट रेट 88 वाला 79 200 ये फारिग हो गया। अब कितना रह गया 894 वाले रह गए कितने, इसको तो नीचे नहीं लिखूं ना पक्का जी खत्म। 20 जून तक हो गया सब किताब, फिर 25 जून को फिर सेल है कितने की 400 की, हमारे पास पड़े में 894 वाले फिर 400 रह गया और ये भी 37 600 गई ऐसा जी। फिर 30 जून कितने कितने वाले अमाउंट सर 400 बड़े हुए थे 360 और आगे तो 700 कर दो उसको, नहीं सर ये अलग है और ये अलग है और ये ऐसा। अब अगर कोई पूछे कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है तो मैं जवाब क्या दूं, दो अलग अलग बातें बोलूं या मिला के बात कर लूं, मिला के बात करें क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका मिला के ही आएगा, बात समझ आती है। अब अगर पूछे क्लोजिंग स्टॉक कितने का तो मैं कहूंगा जी 760 यूनिट से कितना जी दोनों मिला के 75040 ऐसा। ये क्या है हमारा, फिर हमारे पास है सर सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कैसे निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे दोस्त, 1 2 और 3 ऐसा। हाँ जी कितना आ रहा जी 175 200 ये दोनों सेम क्यों है, आइए में भी तो पढ़ा है चैप्टर 7 में, अच्छी बात है। अभी अगर मैं ये नहीं करा था आप लोग कहते आइए तो हमने कहीं से पढ़ाना, आपने तो फीस पूरी ली ना तो 350 वापस करें हैं तो मैं बात वापस चलो बिल्कुल पाओ आइए जी यानी मैं बिल्कुल ज्यादा आएगी क्योंकि तुमने फीफो के अंदर जो महंगी बचे थे जो देर से हुई है क्लोजिंग स्टॉक उसमें से रिटेन किया है और वेटेड एवरेज में आपने एवरेज रेट दिया कम होगा, हमेशा नहीं होगा, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होगी तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फीफो में ज्यादा होगी, ठीक है। 7 जून की ट्रांजैक्शन दोबारा बता रहे सेल हुई है 700 यूनिट की तो 400 हमने पुराने वाले फारिग किए और 300 हमने 1200 में से ले लिए तो 1200 वालों का रेट 88 है और 400 जो है वो 80 रुपए में आया, ठीक है। फीफो परपेचुअल और पीरियोडिक में सेम आंसर आएगा। ये अल्लाह के वास्ते रट्टा नहीं मारना, ये रट्टा नहीं मारना, आगे मैं एक एक्सेप्शन बताऊंगा लेकिन रट्टा नहीं मारना, ठीक है। नहीं आगे है प्रॉब्लम है आगे, ठीक है, सेल्स रिटर्न की वजह से इश्यूज आते हैं उसमें, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखो जब भी इन्फ्लेशन होगी रीसेंट परचेजेस महंगी होगी, फीफो में वो क्लोजिंग स्टॉक में चली जाएंगी और जो सस्ती परचेजेस है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली जाएगी तो फीफो का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में फीफो मेथड से प्रॉफिट हमेशा क्या होता है ज्यादा आता है, क्यों, क्योंकि जो आपने बेचे होते हैं वो आप सस्ते वाले यूनिट काउंट कर लेते हो और जो बचे हुए होते हैं वो आप क्लोजिंग स्टॉक में डाल देते हो महंगे यूनिट होते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गया तो प्रॉफिट ज्यादा आ गया, ठीक है। लेकिन वेटेड एवरेज चल रहा होता है तो वही वन आउट कर देना चाहिए। लिफो मेथड जो है वो हमेशा ज्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूस करता है और कम प्रॉफिट प्रोड्यूस करता है कब, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, क्योंकि लेटेस्ट परचेज आप बेच देते हो और पुराने वालों को आप क्या करते हो क्लोजिंग स्टॉक में रखते हो, तो लिफो मेथड उसूलन टेक्निकली भी गलत है, लॉजिकल भी नहीं है, तो इसलिए आप स्टैंडर्ड में पहले अलाउड था लिफो मेथड, अब बंद हो गया, अब नहीं, ठीक है ना। अच्छा लिफो मेथड आप यूज कर सकते हो टैक्स पर्पस के लिए, बहुत सारी कंट्रीज अलाउ करती है, यूएसए में लोग लिफो बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना, ठीक है, वहाँ अलाउड है, हमारे यहाँ जो है वो आईएएस चल रहा है तो जो उसमें जो मेथड अलाउड है वो यहाँ भी अलाउड है। सर कौन सा मेथड कॉमनली यूज होता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा मेथड कॉमनली यूज होता है, फीफो या वेटेड एवरेज। मैं आपको बताता हूँ, केपीएमजी में मैंने ऑडिट किया और केपीएमजी में रहते ही मैं पढ़ाता था, ठीक है। मैंने केपीएमजी के नहीं भी नहीं को 200 क्लाइंट्स के ऊपर लोगों से पूछा है कि यार आप लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, एक जगह मुझे सिर्फ पता चला कि फीफो इस्तेमाल होता है बस, आउट ऑफ मोर देन 200 क्लाइंट्स सब जगह पे क्या इस्तेमाल होता है वेटेड एवरेज, कॉस्ट कार्ड वेटेड एवरेज पे बनता है, दुनिया का सबसे फजूल काम है कि फीफो को स्टॉक मेंटेन करें, मुश्किल से ज़्यादा मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या इशू होता है। अब बात होता ही है कि
इन्वेंट्री के केस में ना जो इंपोर्ट होती है उसके केस में इन्वेंट्री की कॉस्ट डिटरमिन होती है काफी टाइम बाद जाके। जैसे मिसाल के तौर पर आपने इन्वेंट्री खरीद ली, ठीक है जी, अब उसके क्लियरिंग चार्जेस पे करने हैं, वो कोई 1.5 महीने बाद पे हो रहे हैं, ठीक है जी, और उसकी अमाउंट भी एग्जैक्ट पता नहीं है, डॉलर्स में पता चलेगी तो हम उसको देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इन्वेंट्री खरीद लिया है, रिस्क एंड रिवॉर्ड किस पॉइंट पर ट्रांसफर हुआ ये डिस्प्यूटेड है, कभी एक वैल्यू आ रही है कभी दूसरी आ रही है, प्रैक्टिकली होता है ना आपको पता। तो लोग क्या करते हैं, एक एस्टिमेटेड वैल्यू को स्टॉक को रिकॉर्ड कर देते हैं, बाद में उसको एडजस्ट कर देते हैं, फीफो में बहुत मुश्किल हो जाएगा। वेटेड एवरेज में एक तंदू है ना, फेंकी जा रहा सारी चीजें उससे वेटेड एवरेज कॉस्ट एडजस्ट होगी, पता होता है तो भी वेटेड एवरेज कॉस्ट एडजस्ट होगी लेवल पे, आज भी पता चल गया तो वेटेड एवरेज कॉस्ट एडजस्ट हो जाएगी। तो इसलिए लोग पंचायत मानते ही नहीं, ठीक है जी। सब्सिक्वेंट डिस्काउंट्स रिबेट्स आपने बंदे से कुछ खरीद लिया, 2 महीने बाद जाके उसको ख्याल आएगा आपको डिस्काउंट देना चाहिए। अब फीफो तो उसको कैसे एडजस्ट करें, जाके पुराने जो ब्लॉक्स हैं उसको निकालेंगे, इसलिए डिस्काउंट भाई अभी डाल दो, ऐसे कैसे आप खत्म, ठीक है, बहुत आसान है भाई। चलो जी, ज्यादा एक्यूरेट फीफो होगा, ये भी एक फजूल बात कि ज्यादा एक्यूरेट फीफो। असल में प्रैक्टिकली जब आप चीजें खरीद रहे हो ना तो ये ध्यान रखना भी बहुत मुश्किल होता है कि ये किस ब्लॉक से आई है, मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल। चलो मेंटेन करते हैं एक रीजनेबल हद तक। प्रैक्टिकल बात बता, जब मैं कोई चीज खरीदता हूँ मुझे लगता है यार इसको पहले एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा सही है या नहीं है, फिर मैं इसको जो है अपने गोडाउन के अंदर डालूंगा, अपने शेल्फ में लगाऊंगा। तो जब आगे पड़े होते हैं जब तक टेस्टिंग नहीं हुई होती है उसको अलग से रखते हैं, क्यों, उसी में से रिटर्न जाना है, अगर रिटर्न होगा तो उससे जाना है, लेकिन वन शेल्फ में लग जाता है ना, फिर ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल है कि ये जो ग्रीस का डब्बा है ये किस परचेज में आया था, ठीक है। इवन फीफो किताब पे तो हो रहा होता है लेकिन फिजिकली फीफो हो नहीं रहा, तो किताब पे हम देख रहे हैं फीफो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं जनाब, अब हम डाल रहे हैं सर गन, अब हम डाल रहे हैं प्रॉपर एग्जाम स्टैंडर्ड